कभी सोचा है कि आज की दुनिया में डेटिंग इतनी उलझी हुई क्यों लगती है? 2009 में एक गाइड सामने आई जिसने इन सारे नियमों को हमेशा के लिए बदलने का दावा किया था। आज हम उसी प्लेबुक के पन्ने पलटने वाले हैं। ये जो मशहूर कोट है, ये उस निराशा और उलझन को दिखाता है जो उस वक्त कई लोग महसूस करते थे। मतलब ऐसा लगता था कि पुराने तरीके तो काम कर नहीं रहे और रिजेक्शन का डर भी बहुत था। तो बस यहीं से इस गाइड की शुरुआत होती है, जो एक नई योजना का वादा करती है। देखिए, इस गाइड का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा आइडिया है वो है मैट्रिक्स। जरा सोचिए कि कोई एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसके नियम उसे पता ही नहीं, तो क्या होगा? जाहिर है वो बार बार हारेगा। इस किताब का तर्क यही है कि ज्यादातर लोग डेटिंग का खेल भी कुछ ऐसे ही खेलते हैं, और अगर इसमें सफल होना है तो सबसे पहले उन छिपे हुए नियमों को समझना पड़ेगा। और ये जो एनालॉजी है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठती है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि लोग डेटिंग में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पर कुछ काम ही नहीं कर रहा, और समझ ही नहीं आता कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। इस गाइड के मुताबिक हो सकता है कि दिक्कत ये हो कि गलत खेल के लिए गलत नियमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए, अब आते हैं एक बहुत ही विवादास्पद सवाल पर। क्या अच्छा लड़का बनना वाकई में काम करता है? ये गाइड हमारी पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देती है। इसका तर्क है कि जिसे समाज आकर्षक व्यवहार कहता है, असल में आकर्षण उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये जो टेबल है, ये इस गाइड के नजरिए का पूरा सार है। जैसे तारीफें कमाई जाती हैं, इसका मतलब ये है कि किसी की तारीफ तब की जाए जब वो सच में उसके लायक हो, ना कि सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए। या फिर कमी और मूल्य बनाएं, इसका मतलब है कि किसी की अपनी एक जिंदगी है और उसकी मौजूदगी एक तोहफे की तरह है, कोई गारंटी नहीं। तो अगर पारंपरिक सलाह एक मिथक है, तो फिर सच्चाई क्या है? ये गाइड जवाब के लिए एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की तरफ देखती है। इसका मूल विचार ये है कि आकर्षण को लेकर हमारे जो नियम हैं, वो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिले हैं, और वो आज भी हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये गाइड के अपने विचार हैं। इसके अनुसार पुरुष और महिलाएं आकर्षण के लिए अलग अलग संकेतों पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये दावा करती हैं कि जहां पुरुष बाहरी सुंदरता और यौवन से आकर्षित होते हैं, वहीं महिलाएं उन आंतरिक गुणों की ओर खिंचती हैं जो सर्वाइवल और सुरक्षा का संकेत देते हैं। इस पूरी प्लेबुक का जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है वैल्यू, यानी मूल्य। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा हो। किसी की स्किल्स और अनुभव ही उसका मूल्य है। इसी तरह ये गाइड कहती है कि डेटिंग में भी किसी का कथित मूल्य बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ये गाइड इस मूल्य को सिर्फ एक शब्द तक ही नहीं रखती, बल्कि इसे इन 5 स्तंभों में तोड़ती है। विकासवादी मूल्य मतलब किसी का आत्मविश्वास, सामाजिक मूल्य यानी कोई लोगों के साथ कितना सहज है, और भावनात्मक मूल्य का मतलब है किसी का ह्यूमर और दूसरों को अच्छा महसूस कराने की क्षमता। ये सब मिलकर ही किसी व्यक्ति के कथित मूल्य का निर्माण करते हैं। तो ठीक है, मान लिया कि किसी के पास ये मूल्य है, लेकिन उससे दिखाया कैसे जाए? बस यहीं से ये गाइड थियोरी से निकलकर प्रैक्टिकल एक्शन में आती है। सिर्फ मूल्यवान होना काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से जताना भी बहुत जरूरी है। इस पूरी प्लेबुक का सार शायद इसी एक लाइन में है। ये कहती है कि आकर्षण कोई लॉजिकल फैसला नहीं होता, ये पूरी तरह से भावनाओं पर आधारित है। इसलिए इसमें बताई गई तकनीकें तर्क करने के लिए नहीं, बल्कि भावनाएं जगाने के लिए डिजाइन की गई हैं। अच्छा, ये पहली तकनीक थोड़ी उल्टी लगती है। इसका मतलब है उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत जाकर हल्की सी अरुचि दिखाना। जैसे अगर कोई कहे मुझे तुम्हारी शर्ट पसंद है, तो जवाब हो सकता है शुक्रिया, पर यह थोड़ी पुरानी हो गई है। यह दिखाता है कि कोई आसानी से प्रभावित नहीं होता और एक तरह से एक चुनौती पेश करता है। नेग एक और विवादास्पद तकनीक है जो इसी आइडिया पर आधारित है। ये एक हल्की सी नकारात्मक टिप्पणी होती है जिसका मकसद अपमान करना नहीं होता, बल्कि एक मजाकिया तरीके से सामने वाले को ये दिखाना होता है कि कोई सिर्फ बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होता। और पुश एंड पुल तकनीक इसी खेल को और आगे बढ़ाती है। इसमें किसी को मजाक में थोड़ा चिढ़ाया जाता है, यानी पुश, और फिर तुरंत एक तारीफ करके या रुचि दिखाकर उसे अपनी ओर खींचा जाता है, यानी पुल। ये एक तरह का भावनात्मक रोलर कोस्टर बनाता है जो तनाव और आकर्षण पैदा करता है। और आखिर में आती है कीनो, यानी शारीरिक स्पर्श की तकनीक।
ये गाइड एक खास क्रम बताती है, हल्के पुल्के स्पर्श से शुरू होकर धीरे धीरे आगे बढ़ना, ताकि कंफर्ट लेवल बढ़े। खैर, जाहिर है इस किताब के लिखे जाने के बाद दुनिया बहुत बदल गई है और ये कहने की जरूरत नहीं कि कोई भी स्पर्श हमेशा हमेशा पूरी तरह सहमति से ही होना चाहिए। देखिए, डेटिंग का रास्ता हमेशा सीधा और आसान तो नहीं होता। इसमें प्रतिरोध और परीक्षण भी आते हैं। ये गाइड मानती है कि ये सब प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है और इससे निपटने के तरीके भी बताती है। टेस्ट्स या परीक्षणों का जो विचार है वो इस गाइड का एक और मूल सिद्धांत है। इसके अनुसार ये सवाल या एक्शन अवचेतन रूप से ये जानने के लिए होते हैं कि कोई व्यक्ति दबाव में कैसे प्रतिक्रिया देता है। जैसे कि अगर कोई पूछे, क्या तुम हमेशा इतने साथ रहते हो, तो ये एक परीक्षण हो सकता है। ये एक क्लासिक उदाहरण है। गाइड के मुताबिक एक असुरक्षित व्यक्ति इसे व्यक्तिगत रूप से ले लेगा और शायद रक्षात्मक हो जाएगा। वहीं एक आत्मविश्वासी व्यक्ति इस पर हंसेगा और मजाक में कह देगा, हाँ, पर मेरे सुनहरे बाल भी कुछ कम नहीं है, और बातचीत को आगे बढ़ाएगा। इन सभी परीक्षणों से निपटने के लिए जो मास्टर स्किल बताई गई है वो है फ्रेम कंट्रोल। इसका सीधा सा मतलब है कि बातचीत की भावनात्मक दिशा कौन तय करता है। मतलब दूसरों की प्रतिक्रियाओं से अपनी मानसिक शांति भंग ना होने देना और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। ये प्लेबुक अलग अलग तरह की प्रतिरोध से निपटने के लिए रणनीतियां भी देती है, लेकिन इन सभी का मूल सिद्धांत एक ही है: शांत रहना, प्रतिक्रिया न देना और बातचीत को एक सकारात्मक दिशा में ले जाना। तो इन सभी जटिल विचारों, तकनीकों और सिद्धांतों का आखिर मकसद क्या है? मैट्रिक्स, वैल्यू, फ्रेम कंट्रोल, ये सब एक ही लक्ष्य को साधने के उपकरण हैं। एक ऐसा कनेक्शन बनाना जिसमें दोनों लोग सहज हों और जो आगे बढ़ सके। अपने तकनीकों को समझाने के बाद ये गाइड इस नैतिक विचार के साथ अपनी बात खत्म करती है। ये इस बात पर जोर देती है कि लक्ष्य हमेशा किसी को बेहतर महसूस कराना होना चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो। हर बातचीत को एक सकारात्मक नोट पर छोड़ना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही उठता है, ये गाइड खुद को समय से परे, विकास पर आधारित एक सिस्टम के रूप में पेश करती है, लेकिन क्या ये वाकई में वैसी है, या फिर ये सिर्फ 2000 के दशक के डेटिंग कल्चर का एक आईना है? इस पर सोचने की जरूरत है कि क्या ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।